हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स एकेडमी। मैं हूँ रश्मि वोरा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस पे जो वुमेन के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट की जाती है, जैसे ऑफिस के अंदर या कहीं पे भी वर्किंग वुमेन के साथ में, तो उनके लिए जो प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 आया था, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। और उसके साथ साथ आपको विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का बड़ा वेल नोन केस है, जो कि भंवरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस केस के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, और सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। ये केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट केस है। वुमेन्स लॉ जो लेडीज पढ़ती हैं, वुमेन एंड चाइल्ड लॉ, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और वैसे भी ये केस सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड है, तो इसलिए हर पर्सन के लिए, हर लॉ स्टूडेंट के लिए, हर एडवोकेट के लिए इस केस के फैक्ट्स जानना और इसकी जजमेंट जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको इसके बारे में आज बताती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आगे के नोट्स या वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आता है, आपको मेरे नोट्स पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट दीजिएगा। मैं वेट करूंगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए मूव ऑन। देखिए, दिस इज द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ये एक्चुअली जब ये केस आया था, भंवरी देवी का केस, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था, और एक शाइनी आहूजा का केस आया था। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस आए थे। तो फ्रेंड्स, ये केस जब आए थे तो इन केस के बेसिस पे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्ट पास किया था, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ओके, तो ये बाद में ही आया था केस होने से के बाद में ये एक्ट पास किया गया था। तो इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ। दिस एक्ट केम टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एंड फॉर द प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। मीन्स ये एक्ट इसीलिए आया था ताकि लेडीज की प्रिवेंशन की जा सके, जो उनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट के केसेस बहुत हो रहे थे और वुमेन के वर्क प्लेस पे, और आज भी कई जगह होते हैं, लेकिन ये तब एक्ट पास नहीं था पहले। तो उसको देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक्नॉलेजमेंट लेते हुए ही ये एक्ट को पास किया गया था, ताकि सेक्सुअल हरेसमेंट की कंप्लेंट्स जो है इस एक्ट के अकॉर्डिंग लिखी जाए। ठीक है, कंप्लेंट उसके अकॉर्डिंग ही केस फाइल किया जाए। तो इससे दो लैंडमार्क केसेस आए थे। विशाखा का केस आया था वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसको भंवरी देवी के नाम से भी बोला जाता है, और ये 1997 में केस आया था। ये साइटेशन है केस की। और एक शाइनी आहूजा का केस आया था। तो मैं आपको विशाखा का केस बताती हूँ, क्योंकि ज्यादातर ये केस जो है केस लॉ क्वेश्चन में भी एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन आया कई बार, और वैसे भी सबको इस बारे में पता होना चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर एक्चुअली बच्चों को, लॉ स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट मिलते हैं करने के लिए, और उनका एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन, कोई इंटर्नशिप के अंदर अगर मिलता है, या वैसे आपको केस लॉ जानना जरूरी है, आपको होमवर्क के पर्पज से, एग्जाम के पर्पज से भी। तो चलिए आज मैं आपको, वी विल बी डिस्कसिंग टुडे अबाउट द भंवरी देवी केस लॉ। देखिए, अब ये जो एक्ट आया था, पहले मैं आपको इस एक्ट का इंट्रोडक्शन देती हूँ। देयर आर टोटल 30 सेक्शंस इन द एक्ट। इसमें 30 सेक्शंस हैं। ये सेक्सुअल हरेसमेंट रिजल्ट किया था, ये हुआ था इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जब वायलेशन हुए थे ऑफ वुमेन टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 और एंड 15 से रिलेटेड थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड हर राइट टू लिव लाइफ एंड टू लिव विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। तो ये 3 आर्टिकल्स को लेकर ये जो था सेक्सुअल हरेसमेंट का वायलेशन के ऊपर बेस्ड था केस, ये वाला सारा। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला एक्ट पास किया गया था। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन or to carry any occupation, trade, business which includes a right to safe environment free from sexual harassment is also included in this। इसलिए लेडीज के लिए और स्पेशली ये देखा गया था कि भाई उनका राइट टू प्रैक्टिस है, कुछ भी प्रोफेशन में वो जा सकती हैं, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस कुछ भी कर सकती हैं, काम वो जो भी चाहें। तो उनका राइट टू सेफ एनवायरनमेंट है, मतलब उन्हें साफ, अच्छा वातावरण, सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए काम करने के लिए। सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो ये बातें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। और इस एक्ट के अंदर क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट जो है, एंड द राइट टू वर्क विद डिग्निटी के साथ काम करना। ठीक है, आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स हैं। ये जो राइट है हमारा लेडीज का, सेक्सुअल हरेसमेंट एंड राइट टू वर्क एट विद डिग्निटी। ठीक है, ये यूनिवर्सल का मतलब है, यूनिवर्सली मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो सीडॉ के नाम से एक जो कन्वेंशन हुई है, ये है वो कन्वेंशन। तो कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये सीडॉ की फुल फॉर्म है। ठीक है, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये CEDAW उसकी फुल फॉर्म है। तो ये एक UN कन्वेंशन हुई थी। ओके,
तो ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वुमेन के लिए वर्क प्लेस पे उनको डिग्निटी के साथ काम किया जाए और यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज किया गया ये ह्यूमन राइट। फिर उसमें आया एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी नॉन कॉग्निजेबल। इसमें कहा गया इसमें इससे रिलेटेड अगर ऐसा कोई भी सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी एक्ट होता है तो वो नॉन कॉग्निजेबल की कैटेगरी में आएगा। ओके, फिर इस एक्ट के बारे में बताया, ये एक्ट 2013 में आया था। देन इसमें बोला गया इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। सेक्शन 2 इज द डेफिनेशन पार्ट है। डेफिनेशन के अंदर एग्रीव्ड वुमेन के बारे में बताया गया था कि एग्रीव्ड वुमेन कौन होती है, उसकी पूरी डेफिनेशन इसमें एक्सप्लेन की गई कि भाई जिनके साथ वर्क प्लेस पे वुमेन है, कोई भी किसी भी एज की है, वो वेदर एम्प्लॉयड, चाहे वो एम्प्लॉयड है या नहीं है, वहां काम कर रही है या नहीं कर रही, अगर वहां पे वर्क प्लेस पे है, alleges to have been subjected to any act of sexual harassment by the respondent, उसके साथ अगर वो वैसे ही कोई लेडी किसी काम से वर्क प्लेस पे गई है तो भी उसके साथ अगर कोई सेक्सुअल हरेसमेंट का जैसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, या फिर इन रिलेशन टू अ ड्वेलिंग प्लेस, कोई ड्वेलिंग प्लेस पे घर पे किसी के काम करने वाली है वुमेन, किसी भी एज की है, ठीक है, कहीं पे भी काम कर रही है, तो उसके साथ अगर ऐसा होता है, किसी के साथ भी होता है, तो वो एग्रीव्ड वुमेन की कैटेगरी में आएंगी। डोमेस्टिक वर्कर हो गए जो कहीं पे भी किसी के घरों में हाउस होल्ड वर्क में काम करते हैं, चाहे वो टेम्परेरी है, परमानेंट है, पार्ट टाइम, फुल टाइम, किसी भी हैं, तो वो रेम्यूनरेशन के लिए काम कर रहे हैं, पैसे के लिए अगर वो काम कर रही है लेडीज, किसी के भी घर पे भी कर रही है, तो शी विल बी कॉल्ड डोमेस्टिक वर्कर, ठीक है, वो डोमेस्टिक वर्कर की कैटेगरी में आएंगी। और एम्प्लॉय की कैटेगरी के अंदर तो आपको पता ही है, एम्प्लॉय जो वर्क प्लेस पे काम करते हैं वो दैट आर एम्प्लॉयज। तो ये सारे जो थे, चाहे वो डायरेक्टली लगी है, एजेंट के थ्रू लगी है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के थ्रू लगी है, मतलब ये डिटेल में पूरी ये बातें लिखी हुई हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, प्रोबेशन पे है, ट्रेनी है, अप्रेंटिस है, को वर्कर है, कुछ भी उसका नाम हो, लेकिन वो काम कर रही है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है या नहीं। देखिए, वेदर फॉर रेम्यूनरेशन और नॉट, मतलब पैसे के लिए कर रही है या नहीं कर रही, अपनी मर्जी से कर रही है या नहीं, अदरवाइज वेदर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स उसको दी गई है या नहीं दी गई, लेकिन अगर वो वर्क प्लेस पे है, कहीं पे भी काम कर रही है, तो वो एम्प्लॉय मानी जाएगी, इस कैटेगरी में आएगी। तो वो वुमेन्स के साथ अगर होता है तो ये सारी कैटेगरीज सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड है। अगर इनके साथ कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो सेक्सुअल हरेसमेंट का केस, जो ये अभी मैं आपको एक्ट बताया है, उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर सेक्शंस लगेंगे। ठीक है, आगे बताती हूँ। ये तो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें इसके एक्ट के बारे में आपको बता दी। अब मैं आपको बताती हूँ केस लॉ। विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो केस आया था, ये इस केस के आने के बाद में ही ये एक्ट पास हुआ था। ठीक है, तो AIR इसकी साइटेशन है 1997 सुप्रीम कोर्ट 3011। अगर आपको याद रहती है तो एग्जाम में लिख देंगे तो अच्छी बात है, एग्जाम में मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। नहीं याद तो भी सिर्फ भंवरी देवी केस के नाम से लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये केस डिसाइड हुआ था 13 अगस्त 1997 में, और इस पे सिटिंग जजेस थे, चीफ जस्टिस से सबसे पहले JS वर्मा, उनके साथ में जो जजेस थे अदर, वो थे सुजाता V मनोहर एंड BN कृपाल जी। तो और डिसीजन चीफ जस्टिस JS वर्मा ने दिया था इस केस में। अब मैं आपको इस केस की बैकग्राउंड थोड़ी सी बताती हूँ, मतलब एक्ट की आने से पहले क्या था। इंडिया के अंदर 1997 से पहले क्या था कि नो फॉर्मल कोई गाइडलाइंस नहीं थी फॉर एन इंसिडेंट, अगर ऐसा कोई इन्वॉल्व हो जाता है सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड वर्क प्लेस पे, तो उसमें क्या डील के अगर कोई हो जाता था, तो पहले ऐसा इंसिडेंट कोई होता था तो वो डील किया जाता था डेल्ट विद बाय एन एम्प्लॉयर ही डील करता था। लेकिन जो वुमेन एक्सपीरियंस कर रही थी, जिनके साथ ऐसा हो रहा था सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस पे, उनको कंप्लेंट लॉन्च करनी पड़ती थी अंडर सेक्शन 354 IPC के अकॉर्डिंग। जो डील करता था क्रिमिनल असॉल्ट ऑफ वुमेन टू आउटरीच वुमेन्स मोडेस्टी एंड सेक्शन, उससे रिलेटेड था, एंड सेक्शन 509 जो था, मतलब क्रिमिनल असॉल्ट हुआ है भाई किसी औरत की इज्जत को लूटने के इरादे से, तो वो सेक्शन 354 IPC के अकॉर्डिंग कंप्लेंट दर्ज होती थी पहले। लेकिन और सेक्शन 509 जो था वो पनिश करता था इंडिविजुअल को, या इंडिविजुअल्स जो भी ऐसा कोई वर्ड ऐसा कोई यूज कर देते थे, या कोई ऐसा एक्शन, कोई इशारे करते थे, ऐसे कोई इनका एक्ट होता था इंटेंडेड, भाई उनको औरत की किसी की इंसल्ट करना, इज्जत से खिलवाड़ करना जिसे बोलते हैं, ऐसा कुछ भी अगर कोई भी गलत वर्ड या गलत हरकत कोई करता था तो वो इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग ही सिर्फ पहले डील की जाती थी। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें इसके केस के फैक्ट्स बताती हूँ। देखिए हुआ क्या था इस केस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रख लीजिएगा। इसमें हुआ था 1987 के अंदर, जो भंवरी देवी थी वो जॉब करती थी गवर्नमेंट जॉब में थी। ठीक है, तो वो पता नहीं वो टेम्परेरी थी आई थिंक या परमानेंट थी। तो उन्होंने क्या था, उनका काम था, उन्होंने एक इशू उठाया था, किसी लेडी का रेप हुआ था। ओके,
तो हु हेल्ड फ्रॉम अ नेबरिंग विलेज, जो आई थी नेबरिंग विलेज की थी, उनके साथ हुआ था किसी का। तो भंवरी देवी ने उस इशू को उठाया था क्योंकि वो एक वुमेन से और चाइल्ड से रिलेटेड, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन से रिलेटेड वर्क करती थी, उनका काम था सोशल वर्क जैसा। तो फॉर दिस एक्ट, उसको ऐसा करने, जब उन्होंने ऐसा किया, उसका वुमेन को मतलब उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए काम किया उन्होंने, सेक्सुअल हरेसमेंट का उनके साथ रेप हुआ था। तो इस एक्ट के होने से उन्होंने ऐसा किया, तो उनको पूरा सपोर्ट मिला था गांव के लोगों का, जहाँ जिस गांव में ऐसा हुआ था तो उन्होंने उस औरत की बहुत हेल्प की थी, ठीक है, भंवरी देवी ने। तो ये उनका सबसे पहला ऐसा काम था कि भी रेप्ड वुमेन के साथ उनको हेल्प की थी उसकी, तो उनको पूरा सपोर्ट मिला। लेकिन हुआ क्या इसके बाद में, देखिए 1990 के अंदर फिर राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉय थी भंवरी देवी, जो ट्राई करती थी प्रिवेंट, देखिए हु ट्राई टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, उनका काम था चाइल्ड मैरिज को रोकना, बच्चों की शादी को रोकना, एज ए पार्ट ऑफ हर ड्यूटीज एज अ वर्कर ऑफ द वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए काम करती थी, तो उनका ये काम था, उनकी ड्यूटी थी चाइल्ड मैरिज को रोकना। उस समय चाइल्ड मैरिज चल रहा था गाँव में, तो प्रोग्राम को लेकिन वो रोकने गई थी, लेकिन वो खुद उनका रेप हो गया बाय लैंडलॉर्ड्स ऑफ द गुर्जर कम्युनिटी। गुर्जर कम्युनिटी के लैंडलॉर्ड्स ने उसका खुद का ही भंवरी देवी का ही रेप कर दिया, ठीक है। हुआ क्या था इसके अंदर मैं पूरा बताती हूँ आपको। मतलब ये जो लोग थे वहाँ के, उन लोगों ने इसके बारे में इतने गलत वर्ड्स ऐसे बोले थे कि ऐसी वुमेन है, गरीब और कुम्हार फैमिली की औरत है, और ये हमारे को पढ़ाएगी, तो हम इसको, ये हमें रोकेगी ऐसा करने के लिए, ठीक है। उन्होंने उसको लोअर क्लास का समझ के लोगों ने उसके बारे में इतना गलत वर्ड्स बोले, और उसको उन्होंने डिसाइड किया टीच हर अ लेसन एंड रेप्ड हर रिपीटेडली। मतलब उसको सबक सिखाने के लिए उसका बार बार रेप किया, कई लोगों ने गैंग रेप किया, ठीक है। तो द रेप सर्वाइवर डिड नॉट गेट्स जस्टिस। फिर हुआ क्या था, उसको जस्टिस नहीं मिला राजस्थान हाई कोर्ट से, क्योंकि रेपिस्ट जो थे वो अलाउड, वो न्याय नहीं मिला उनको, पूरे सबूत कुछ नहीं मिले कोर्ट को, तो वो छूट गए जितने भी एक्यूज थे। तो इस वजह से, लेकिन जब वो छूट गए तो दिस इंस्पायर्ड सेवरल वुमेन्स ग्रुप एंड एनजीओज टू फाइल अ पिटीशन। तो इस चीज को देखते हुए बहुत सारे वुमेन्स ग्रुप जो थे, लेडीज के जो थे, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो गया, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स थे जो वुमेन्स के लिए काम करते थे। उन सबको ये बात ठीक नहीं लगी कि इतना कुछ हुआ उसके साथ में, जो वुमेन्स के लिए ही काम कर रही है, बच्चों के लिए काम कर रही है, उस लेडी के साथ ही गैंग रेप हुआ और उसको न्याय नहीं मिला, ठीक है। तो फिर सब लोगों ने मिलके, सारे ग्रुप्स ने मिलके एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, जो कि एक प्लेटफॉर्म था विशाखा नाम का ग्रुप, एनजीओ, उस नाम से ही ये केस फाइल किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अटेंशन ली इसकी, तो देखा कि द एब्सेंस ऑफ डोमेस्टिक लॉ ऑक्यूपाइंग द फील्ड टू फॉर्मुलेट इफेक्टिव मेजर्स टू चेक द एविल ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन एट ऑल वर्क प्लेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया और देखा कि इसके लिए इफेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। भाई ये जो एविल है, ये जो बुराई है सेक्सुअल हरेसमेंट की, औरतों के साथ जो काम करने वाली महिलाओं के साथ जो उनके काम की जगह पे होती है, जहाँ पे वो काम कर रही हैं, ऑफिस है, वर्क प्लेस, फैक्ट्री है, कोई भी जगह है जहाँ वो काम कर रही हैं, तो उनके साथ में अगर ऐसा होता है तो ये गलत काम है, तो इसके लिए कुछ इफेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर 1992 के अंदर भंवरी देवी ने क्या किया, अनदर इशू बेस्ड जो था गवर्नमेंट कैंपेन का था अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। ये तो बाद में, ये तो फैक्ट बता रही है कि उसके साथ हुआ कब। 1992 के अंदर क्या हुआ था, गवर्नमेंट की कैंपेनिंग चल रही थी, तो उसके अंदर भी इन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में इनके कैंपेनिंग चल रही थी। इसके अंदर भी उन्होंने डिसअप्रूवल एंड इग्नोरेंस बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द विलेज इवन दो दे वर अवेयर ऑफ द फैक्ट। मतलब वो सब जानते थे कि ये इलीगल मैरिज कर रहे हैं हम बच्चे की, छोटे बच्चे की, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी की, इग्नोर किया उसको, ठीक है। सारी बातों को लोगों को मालूम था गाँव के, फिर भी वो अपने छोटे से बच्चे की शादी कर रहे थे। हुआ क्या, इन द मीन टाइम द फैमिली जो थे, लोग जो थे फैमिली के, उनको मना किया गया। उनको पुलिस ने, डीएसपी वगैरह ऐसे जो आए थे, उन सब ने मना किया, भाई उनको रोका भी कि आप शादी मत कीजिए, छोटा सा बच्चा है आपका, बिल्कुल इन्फेंट था, 1 साल का बच्चा, उसकी शादी कर रहे हो तो उसको मत कीजिए। लेकिन उन्होंने माना नहीं, अरेंजमेंट्स की और शादी भी कर दी अगले दिन, ठीक है, और उनको मना भी किया गया था। बट आफ्टर ऑल हर अटेम्प्ट के बाद, उसकी अटेम्प्ट करने के बाद, मतलब लेडी के बोलने के बाद भी उन्होंने नहीं माना, उसकी बात को इग्नोर किया। फैमिली ने डिसाइड किया कि भाई शादी करेंगे। 5 मई 1992 को सब डिविजनल एसडीओ जो वगैरह है, एसडीओ, एसपी, डीएसपी वगैरह, ये सब गए वहां पे और उनको रोका, उनको मना भी किया कि आप मत कीजिए, आप नहीं तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। नेक्स्ट डे एक्शन नहीं लिया गया, शादी कर दी उन लोगों ने और एस्टेब्लिश किया। लोगों ने सब लोगों ने भंवरी देवी के खिलाफ ही सब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ये सब जो पुलिस
पुलिस आई है, कंप्लेंट हुई है, ये सारी भंवरी देवी की वजह से हुआ है, इसलिए भंवरी देवी का बॉयकॉट कर दिया गया गाँव में। दिस लेड टू बॉयकॉट भंवरी देवी एंड हर फैमिली, उसकी फैमिली का भी बॉयकॉट कर दिया गया और भंवरी देवी को जॉब से भी निकाल दिया गया, उसकी जॉब भी चली गई। ठीक है, तो फिर 22 सितंबर 1992 में क्या हुआ था, तो उसका बदला लेने के लिए उन लोगों ने, गांव वालों ने उसका बदला लेने के लिए 5 लोग जो थे वहां से, जिनके नाम है ये उस फैमिली के, रामकरण की फैमिली के, और ये 5 लोग थे, रामसुख गुर्जर, गैरसा गुज्जर, रामकरण गुज्जर एंड बद्री गुज्जर, और एक थे श्रवण शर्मा, हैड अटैक्ड भंवरी देवीज हस्बैंड। उन्होंने भंवरी देवी के हस्बैंड पे अटैक किया, फिर उन सब लोगों ने मिलकर भंवरी देवी का रेप किया उसके हस्बैंड के सामने, 5 लोगों ने गैंग रेप किया। तो ये 22 सितंबर को उनके साथ ऐसा हुआ था। देन पुलिस ने ट्राई किया ऑल पॉसिबल वेज, पुलिस लेकिन कंप्लेंट ही नहीं कर रही थी, रजिस्टर ही नहीं कर रही थी एक्यूज की, इसलिए डिले हो गया, इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी डिले हो गया। इवन आफ्टर फेसिंग सो मच क्रिटिसिज्म भी उसके साथ हुआ, भंवरी देवी के साथ, लेकिन उन्होंने जस्टिस लेने के लिए मैनेज की कंप्लेंट, फिर भी उन्होंने 52 घंटे के बाद में कंप्लेंट हुई, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन 52 घंटे 52 आवर्स लेट हो गया। तो इसलिए जो एग्जामिनर था, मेडिकल एग्जामिनर, उन्होंने उसके अंदर मेडिकल रिपोर्ट के अंदर रेप के बारे में लिखा ही नहीं और सिर्फ की एज लिख दी कि भी विक्टिम की एज ये है भंवरी देवी की, उन्होंने ये लिखा ही नहीं कि भाई इसके साथ रेप हुआ है, क्योंकि 52 घंटे हो चुके थे। ठीक है, फिर उनके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं थे, तो इसलिए हेल्प ऑफ उन्होंने लोकल एमएलए की हेल्प की वजह से जो एक्यूज्ड थे वो सारे के सारे छूट गए, ट्रायल कोर्ट में वो छूट गए, एक्विटल हो गए। ओके, बट दिस एक्विटल इस वजह से जो था, बहुत सारे वुमेन एक्टिविस्ट जो थे, ये मैंने जो आपको पहले सारा बताया केस का फैक्ट जो था वो मैंने फिर आपको पहले बता दिया कि भाई ये सारी वुमेन्स ने, वुमेन के ऑर्गन्स थे जो एक्टिविस्ट थी, वुमेन एक्टिविस्ट जो होती है ना, सोशल वर्कर्स, उन सब लोगों ने मिलकर भंवरी देवी को सपोर्ट किया। वे सब इकट्ठे आए, रेज देयर वॉइस, उन्होंने आवाज उठाई जस्टिस, न्याय लेने के लिए, और फिर उन्होंने PIL एक फाइल की सबने। ठीक है, तो जो PIL फाइल की गई बाय वुमेन्स राइट ग्रुप था, नोन एज विशाखा के नाम से जो ग्रुप था, उन्होंने PIL फाइल की, और फिर उसके बाद में और उन्होंने एनफोर्समेंट किया कि ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, वर्क प्लेस पे जो हो रहे हैं ये आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21, ये सारे इनको फंडामेंटल राइट्स को देखना चाहिए कि इनके साथ ऐसा वायलेशन ना हो, ये इसके वायलेशन हुए हैं इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफ इंडिया के। तो इसलिए फिर उन्होंने आवाज उठाई कि हमें ये प्रोटेक्शन चाहिए लेडीज के लिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट जो वर्क प्लेस पे होती है, हमें उसके खिलाफ प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, फिर क्या हुआ था, उन्होंने जो रिट पिटीशन फाइल की थी वो मैंडेमस की थी, विशाखा ग्रुप ने की थी। इसमें फिर जजमेंट आई थी जो उसमें कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई हमारे पास ये लैक ऑफ लॉ, हमारे पास लॉ नहीं है कोई भी सेक्सुअल हरेसमेंट से बचाने के लिए लेडीज को और उनको सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देने के लिए काम करने की जगह पे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था और ये बात बोली थी। ठीक है, फिर और ये बोला था वेयर टू बी, जो सेक्शंस थे IPC के 354A जो थे, इनको रेफर किया गया इन एनी केस ऑफ, किसी भी केस में सेक्सुअल हैरेसमेंट का अगर कोई केस आता है। बट दीज प्रोविजंस वर नॉट स्पेसिफिक नहीं थे इस इशू को लेने के लिए। ठीक है, ये प्रोविजंस कम पड़ रहे थे, तो इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने क्या किया, रियलाइज किया ये जरूरत है कि भी प्रॉपर एंड इफेक्टिव लेजिस्लेशन दैट वुड डील विद सेक्सुअल हैरेसमेंट, ऐसा कोई प्रॉपर इफेक्टिव लेजिस्लेशन, ऐसा कोई एक्ट पास होना चाहिए जो इस चीज के साथ डील करे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो वर्क प्लेस पे, इसके बारे में डिटेल में आना चाहिए। फिर ऑनरेबल कोर्ट ने क्या किया था, रेफरेंस लिया प्रोविजंस के, कन्वेंशन के, जो ये CEDAW मैंने आपको पहले बताया था कि ये है CEDAW है, देखिए कन्वेंशन ऑन द, ठीक है, उसके बाद E से है एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ, ठीक है, ई में यहां तक आएगा। फिर D से आएगा डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, DAW, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये CEDAW जो है, इसके बारे में आप कहेंगे तो मैं आपको पूरा का पूरा दे दूंगी, इसके मेरे पास पूरी डिटेल में नोट्स लिखे हुए हैं। ये CEDAW जो है वो कन्वेंशन है एक, जो कि एलिमिनेशन मैन की पूरी तरह से औरतों के खिलाफ जो भेदभाव किया जाता है वुमेन्स के लिए किसी भी फॉर्म में चाहे वो किया जाता हो, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा एक्ट कन्वेंशन आई थी US की। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स की कन्वेंशन हुई थी, सब बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, इसके मेंबर्स बने हुए हैं। तो इसके ऊपर मेरे पास पूरे नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए होंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दे दूंगी। तो ये इसके सेक्शंस को, इसके आर्टिकल्स को लेके सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर डाले थे जो नया एक्ट पास किया। तो उसके आर्टिकल ये थे, ये CEDAW के आर्टिकल है 11(1)A एंड F स्टेट्स, उसमें बोला था कि ये भी ये कहता है आर्टिकल कि ऑल अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने चाहिए एलिमिनेट करने के लिए
किसको खत्म करने के लिए? जो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वुमेन्स के अगेंस्ट इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब में जहां पे भी लेडीज हैं, तो जो भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करना है। और आर्टिकल 24 में भी बोला था, ये कहा था, इसी का आर्टिकल लिया था कि भाई ये स्टेट शेल अंडरटेक, स्टेट जो है पूरा राज्य ही अंडरटेक करेगा ऐसे नेसेसरी स्टेप्स या मेजर्स लेगा जो नेशनल लेवल पे लेगा, जो कि अचीव करेगा फुल रियलाइजेशन। ठीक है भाई, जितना भी ये चीजें बोली गई है मेजर्स लेने के लिए, तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो इस पे काम करेंगे। ओके, तो लास्ट में ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, फिर फ्रेम की थी गाइडलाइंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस के बेस पे प्रिवेंशन गाइडलाइंस टू प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट से को रोकने के लिए वर्क प्लेस पे, जिसको कि कहा गया था विशाखा गाइडलाइंस के नाम से आज भी जाना जाता है, तो दैट वर टू बी ट्रीटेड एज लॉ डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसको एक एक्ट की तरह, लॉ की तरह माना जाएगा, जो कि अंडर आर्टिकल 141 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके अकॉर्डिंग। तो ये गाइडलाइंस जो है वो फाउंडेशन है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। जो एक्ट आया प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिवर्सल एक्ट 2013 आया, तो उसमें ये पूरी की पूरी गाइडलाइंस दी गई कि स्टेट को कैसे काम करना चाहिए और वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयर्स को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उनकी क्या ड्यूटीज बनती हैं। ओके, तो सबकी ड्यूटीज के बारे में बोला गया कि भाई आप पूरा कुछ भी अगर गलत हो रहा है, चाहे कोई इशारा कर रहा है, कोई स्टॉकिंग कर रहा है, लेडीज का पीछा कर रहा है, कोई घूर रहा है, गंदे इशारे कर रहा है, कुछ वर्ड बोल रहा है, अपनी कोई गलत इंटेंशन दिखा रहा है, तो ये सारी बातें इस एक्ट के अंदर डाल दी गई कि ये सब बातें सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आएंगी अगर लेडी कोई वर्क प्लेस पे काम कर रही है और उसके साथ कोई ऐसा कर रहा है गलत। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर गाइडलाइंस डाली गई थी, इनको विशाखा गाइडलाइंस के नाम से भी जाना जाता है, और यही था विशाखा गाइडलाइंस का विशाखा केस। ठीक है, और सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो मैंने आपको प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट बता दिया इसके बारे में। ओके, तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको पूरे के पूरे और नोट्स और वीडियोस मिलते रहें। तो ये मेरे नोट्स थे, अगर आपको लिखना हो तो इसके बारे में आप पूरा का पूरा लिख सकते हैं पीपीटी के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, तो आपको पसंद आया हो, समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।